पीडियाट्रिक्स क्या होती है? पीडियाट्रिक्स 3 वर्डों से मिलकर बना होता है, तीनों वर्ड ग्रीक होते हैं। पीडिया, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। आइटेरिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट या फिर हील, और आईसीएस का मतलब होता है मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें अपन स्टडी करते हैं। मींस पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें अपन बच्चे के ट्रीटमेंट से लेकर उसके प्रमोशन, प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ तक अपन उसकी स्टडी करते हैं, उसको डिजीज से बचाने का काम हमारे पीडियाट्रिक्स के अंदर करते हैं। पीडियाट्रिक्स के बाद में अपन देखते हैं एज ग्रुप्स। एज ग्रुप ऑफ किसी भी बच्चे का एज ग्रुप। बेटा एज ग्रुप होता है, एज ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। पहला एज ग्रुप होता है इंट्रा यूटेराइन टाइप, इंट्रा यूटेराइन एज ग्रुप या फिर पीरियड। दूसरा है एक्स्ट्रा यूटेराइन पीरियड। जो इंट्रा यूटेराइन पीरियड है इसका मतलब यह होता है कि जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो बच्चा अपनी माँ के यूट्रस के अंदर, यूट्रस बोले तो माँ के गर्भाशय के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब होता है कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन की अगर अपन बात करें इंट्रा यूटेराइन पीरियड की, तो इंट्रा यूटेराइन पीरियड 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका जर्माइनल पीरियड, जिसको अपन जाइगोटिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड, तीसरा है आपका फीटल पीरियड, फीटस पीरियड। जो जर्माइनल पीरियड होता है ये स्टार्ट होता है कंसेप्शन से 2 वीक तक, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है ये होता है 2 वीक से लेकर 8 वीक तक, बोले तो 2 मंथ, 2 महीने तक। और जो फीटल पीरियड होता है ये स्टार्ट होता है 8 वीक टू 9 मंथ, ठीक है। जो जर्माइनल पीरियड होता है इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो जो सेल्स होती है स्पर्म और ओवम मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। कंसेप्शन से लेकर 2 वीक तक ये जाइगोट के रूप में रहता है, 2 वीक पर ये एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही 2 वीक हो जाते हैं ये एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बनने के बाद में इसमें क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे हाथों का बनना, आंखों का बनना, बच्चे का हेड बनना, उसका हार्ट का बनना, उसकी वर्टेब्रा, उसके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फॉर्मेशन होना 8 वीक तक होता है। देन आता है फीटल पीरियड। फीटल पीरियड के अंदर क्या होता है? 8 वीक से लेकर 9 महीने तक जितने भी बच्चे के ऑर्गन बने हैं उन ऑर्गन्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होगा। ग्रोथ का मतलब होता है कि उसकी साइज बढ़ेगी। यहाँ पे क्या चलता जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन, बोले तो मियोसिस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बेटा? माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन। और यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होगा। और सेकंड स्टेज में भी अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता जाता है। सेल्स क्या होती है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से फिर 128, ऐसे सेल्स का डुप्लीकेशन होता जाता है। और इस पीरियड के अंदर क्या होता है? जैसे जैसे बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता जाता है, न्यूट्रिशन की वजह से उसकी सेल्स में अच्छे से अच्छे ग्रोथ होती जाती है और बच्चे का वेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। 9 महीने बाद के अंदर हमारा स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन पीरियड। समझ में क्या आता है? अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, जर्माइनल पीरियड। ये किसी महिला का यूट्रस है, यूट्रस के पास में पाई जाती है ओवेरी।
दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में ओवेरी थी। इस ओवेरी के अंदर पाई जाती है फॉलिक्स, जिनको अपन बोलते हैं ओवम। फॉलिक्स ये होता है फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्रस का पार्ट है, जिसको बोलते हैं फंडस। ये वाला पार्ट होता है बॉडी, और बॉडी के नीचे पाया जाता है सर्विक्स। देन वेजाइना। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब की क्रिया होती है। अब देखिए, ये हो गया एक नॉर्मल यूट्रस। किसी भी महिला का नॉर्मल यूट्रस इस प्रकार का होता है। जो यूट्रस का वेट होता है, यूट्रस का नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है 60 ग्राम, 60 ग्राम, 60 ग्राम का यूट्रस होता है। ठीक है, इसको दो वर्डों में, दो चीज में देख सकते हैं, 60 से 80 ग्राम। कहीं कहीं किसी किसी महिला का 80 ग्राम भी हो सकता है, 70 ग्राम का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 60 होता है और मैक्सिमम 80 ग्राम का होता है। ठीक है, दिस इज द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। ये कोई प्रेग्नेंट यूट्रस नहीं है। अब देखिए, जब महिला प्रेग्नेंट नहीं है, महिला 13 साल की हो गई, महिला के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो महिला के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं जो स्पेशली महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब महिला 13 साल की हो जाती है, प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट महिला 13 साल की हो जाती है, तो उसका फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलते हैं अपन मिनार्की। क्या बोलते हैं, मिनार्की। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉन एज द मिनार्की। ठीक है, मिनार्की समझ में आएगा। और थैलार्की होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। 13 साल के बाद में महिलाओं का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं अपने थैलार्की। ठीक है, अब देखिए, जब महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो इन्हीं हार्मोन्स के अंदर इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट होता है। सबसे पहला जो एफएसएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसके साथ में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये भी इंक्रीज रहता है। एलएच हार्मोन डिक्रीज रहता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्लाइटली इंक्रीज रहता है, स्लाइटली इंक्रीज रहता है। ठीक है, देखिए, जो एफएसएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन का काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये जो फॉलिक्स है, फॉलिक्स किसको बोला था अपन ने, ओवम को फॉलिक्स बोला था। ठीक है, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जाएगा यहाँ पे, ब्रेन से डेवलप निकलता है, और इन फॉलिक्स पे जाके एक फॉलिक्स को वो मैच्योर करेगा। एक फॉलिक को मैच्योर करने के बाद में ये जो ओवेरी है, ओवेरी से इस एक फॉलिक को बाहर निकाल लेता है, जिसको बोलते हैं अपन ओवुलेशन। ओवुलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, ओवुलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, रिलीज द ओव फ्रॉम द ओवेरी, रिलीज ओव फ्रॉम ओवेरी इज नोन एज द ओवुलेशन। ठीक है, अब यहां से ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद में एक कहां आया, यूट्राइन कैविटी के अंदर आ गया। यूट्राइन कैविटी में आने के बाद में यहां से ये जो ओवम आ गया, यूट्राइन कैविटी में आ गया। यूट्राइन कैविटी में आने के बाद में ये जो ओवम है ये आगे मूवमेंट करता जाता है। इस ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है, ये ओवम सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स ही जिंदा रहेगा, सरवाइव कर सकता है, 24 घंटे ही सरवाइव कर सकता है।
ठीक है, मतलब एक दिन ही ये जीवित रहता है। अब इस दौरान अगर कोई महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है तो महिला का हो सकता है कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से ओवम निकल गया, महिलाओं ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में जो स्पर्म निकलते हैं, स्पर्म आगे मिलियंस ऑफ स्पर्म निकल गए, स्पर्म निकले। स्पर्म ये जो ओवम यहाँ पे चल रहा है, इस ओवम से आकर फ्यूज होता है, इस ओवम से आकर फ्यूज होता है, जिसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन आगे, ओवम एंड स्पर्म का फ्यूज होना या फिर ओवम एंड स्पर्म का मिलना, इसको फर्टिलाइजेशन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट होता है एम्पुला, जहां पे ओवम और स्पर्म आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन एक ओवम है, एक ओवम है, इस ओवम के आसपास मिलियंस ऑफ स्पर्म आएंगे, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही ओवम जा सकता है। जैसे ही एक ओवम ने इसको पेनिट्रेट किया, एक ओवम ने इसकी जो लेयर इसको पेनिट्रेट किया, बाकी की लेयर क्या हो जाएगी? एक पत्थर जैसी बन जाती है, जिसको बोलते हैं अपने कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और जोना हैचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि इसको दूसरे स्पर्म छेद नहीं कर सकते। एक बहुत भारी दीवार बना दी जाती है इसके पास में, इस एक के ऊपर, दूसरे स्पर्म इसके अंदर नहीं जा सकते। एक स्पर्म ने अपना हेड डाल दिया, बाकी बॉडी इसकी बाहर रह गई। हम सबको मालूम है कि स्पर्म का जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हेड के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो ओवम होता है, ओवम में पाया जाता है न्यूक्लियस। ये दोनों ही न्यूक्लियस और इसका हेड दोनों मिलके जो बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपन टू सेल। एक तो ओवम की सेल मिली, दूसरी स्पर्म की सेल मिली, तो क्या हो गई? ये टू सेल हो गई, 2n हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है? माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन यहाँ पे शुरू हो जाता है। कहाँ पे हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला के अंदर हुआ था। एम्पुला में ही ये माइटोसिस विभाजन चलता रहेगा, समसूत्री विभाजन कंटिन्यू चलता रहेगा। कुछ टाइम तक तो ये यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये जाइगोट एम्ब्रियो के रूप में बदल जाता है, जिसको मैंने बोला था एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है 2 वीक का। ठीक है, 8 से 9 वीक के बाद में, एक 8 से 9 डेज के बाद में ये जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट निकल कर महिला के एंडोमेट्रियम में आके धस जाता है, महिला के एंडोमेट्रियम में आके धस जाता है। इस एंडोमेट्रियम को नाम देते हैं अपन डेसिडुआ। ये डेसिडुआ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मैंने आपको कुछ हार्मोन बताए थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच एंड एलएच। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है? बढ़ता है। एफएसएच हार्मोन का लेवल भी स्लाइडली बढ़ता है, और एफएसएच हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है। एफएसएच हार्मोन ने तो अपना काम कर दिया, तो इसका लेवल क्या हो गया? बिल्कुल इक्वल या फिर बराबर हो जाता है। एलएच हार्मोन ने भी अपना काम किया नहीं, तो ये हार्मोन अपना काम करेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी? महिला प्रेग्नेंट होगी। अब इन 2 हार्मोन्स का ही रोल रहता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। पहला होता है एस्ट्रोजन हार्मोन।
जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है एंडोमेट्रियम को बनाना। किसको बनाना? एंडोमेट्रियम को बनाना। एंडोमेट्रियम है, ये महिला की एंडोमेट्रियम होगी। बाहर वाली कौन सी लेयर आती है? पहली होती है बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम और सबसे लास्ट वाली होती है अपनी एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन किस पे वर्क करता है? एंडोमेट्रियम पे वर्क करता है। ये एंडोमेट्रियम को जो पहले पतली थी उस एंडोमेट्रियम को मोटी कर देता है। क्यों मोटी कर देता है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो आगे इसको किससे मिलना पड़ेगा? फर्टिलाइज्ड ओवम से मिलना पड़ेगा, एक जाइगोट एम्ब्रियो से मिलना पड़ेगा। इसलिए इसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या हो जाती है? 3 लेयर के अंदर बन जाती है, जिसको अपन ने नाम देते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं अपन इसको? डेसिडुआ। ये जो इसकी 3 लेयर बनती है, पहली लेयर होती है इसकी स्पंजी लेयर, दूसरी लेयर होती है इसकी कॉम्पैक्ट लेयर, तीसरी लेयर होती है इसकी बेसल लेयर। ये जो पहली स्पंजी लेयर होती है, इसी के अंदर ये जो मैंने बताया भी, जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो आकर यहाँ पे इस स्पंजी लेयर के अंदर आकर धस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस स्पंजी लेयर के अंदर आकर धस जाता है। फिर इस धसने के प्रोसेस को बोलते हैं अपने इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन या फिर नाइडेशन। इम्प्लांटेशन या फिर नाइडेशन, दोनों टर्म समझ में आ गई, इम्प्लांटेशन और नाइडेशन। अब देखिए, महिला प्रेग्नेंट हो गई, डेसिडुआ बन गई। अब यहाँ पे आकर ये एम्ब्रियो जो वहां पे था आकर इम्प्लांट हो जाता है 8 से 9वें दिन पे, 8 to 9 10, 8 से 9वें दिन पे। याद रखना कौन सा वीक आ रहा है यहाँ पे? फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक मतलब कि कौन सा पीरियड का था वो? अपने जर्माइनल पीरियड का। जर्माइनल पीरियड के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है। देन यहाँ इम्प्लांट होने के बाद में ही यहाँ पे एम्ब्रियोनिक पीरियड स्टार्ट होता है। जर्माइनल पीरियड के अंदर आपको होता है ओवुला, ब्लास्टुला, देन एम्ब्रियो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद में अगर अपन देखते हैं इसकी स्थिति धीरे धीरे ग्रो करता है। जैसे ग्रो करेगा 2 वीक के बाद में, 2 वीक के बाद में यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है बेटा। क्या निकलती है? एक स्ट्रक्चर निकलती है उसी डेसिडुआ से। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है फीटस। ठीक है, जिसका पीरियड होता है आपका 2 मंथ से लेकर 9 मंथ तक। और इसके साथ में एक सेक का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं अपने एमनियोटिक सेक। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सेक। ये जो एमनियोटिक सेल होता है, इस एमनियोटिक सेक के अंदर पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, ये फ्लूइड ही बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। और बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से जाता है? ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किससे जुड़ी होती है? जैसे मैंने 3 लेयर बताई थी ना, बेसल लेयर, कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर। तो ये जो प्लेसेंटा है ये कॉम्पैक्ट लेयर तक ही जाती है। बेसल लेयर जो होती है ये जुड़ी होती है आपके मायोमेट्रियम से, जिसके अंदर पाए जाते हैं कोटिलोडॉन्स। ठीक है, कोटिलोडॉन्स बोले तो हुक लाइक स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा को पकड़ के रखती है, डी अटैच ना हो। महिलाएं हैं, गाड़ी पे दौड़ती हैं, चलती फिरती है, अगर चलती फिरती रहेगी तो अगर हुक नहीं होंगे तो बच्चा बाहर निकल के गिर नहीं जाएगा? गिरने के चांसेस होते हैं ना, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उस अबॉर्शन से प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि
यहाँ पे हुक पाए जाते हैं, ये हुक ही इस प्लेसेंटा को मेंटेन रखते हैं, इसको मायोमेट्रियम से बना अटैच करके रखे हुए। अब मायोमेट्रियम से अटैच है तो मतलब कि मदर की ब्लड वेसल से ये अटैच है। मदर का ब्लड इस प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ आएगा, इस बच्चे में आएगा। पहले प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से यहाँ पे ये चलता है, एक छलनी का काम करती है। जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट थे, अननेसेसरी प्रोडक्ट को अंदर जाने नहीं देती, और जो इसेंशियल प्रोडक्ट है जैसे कि मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सीधे ब्लड के थ्रू महिला के बच्चे में चले जाएंगे। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड इनिशियल के अंदर पाई जाती है 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 2 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन कैरी करती है प्योर ब्लड को, क्या होती है बेटा, अम्बिलिकल वेन करती है प्योर ब्लड, उल्टा है इसमें, ठीक है। अम्बिलिकल वेन प्योर ब्लड और अम्बिलिकल आर्टरी करती है आपका इम्प्योर ब्लड, मतलब बच्चे से फिर से ब्लड मां को वो भेजेगा, यूज में लेने के बाद में फिर से मां के पास में ब्लड चला जाता है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद भी 2 अम्बिलिकल वेन थी, 2 अम्बिलिकल वेन एक अम्बिलिकल वेन के अंदर कन्वर्टेड हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर एक अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी पाई जाती है, लेकिन कुछ समय बाद में, शुरुआत के अंदर 2 अम्बिलिकल वेन होती है और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आएगा। 3 महीने तक ये जो प्रेगनेंसी है, 3 महीने बोले तो 12 वीक तक, 12 वीक तक इस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है बीटा एचसीजी हार्मोन। कौन सा हार्मोन काम करता है, बीटा एचसीजी हार्मोन। ये बीटा एचसीजी हार्मोन कहां से निकलता है बेटा, ये बीटा एचसीजी हार्मोन निकलता है, मैंने आपको बताया था अभी कि जो महिला का जो ओवम होता है, ये जो ओवम है, इस ओवम की लेयर बन गई, लेयर बनी थी ना, इस लेयर से ही बीटा एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन ही प्रेगनेंसी मेंटेन रखने का काम करता है इनिशियल 3 महीने तक। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ने दीवार तो बना दी, ठीक है। वो दीवार कैसी है, एक प्रकार से रेत की दीवार मान सकते हो अपन, रेत की दीवार बना दी। अब उस रेत की दीवार पे एज सीमेंट का लेप करने का काम कौन करता है, बीटा एचसीजी हार्मोन करता है, और इसके साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी करता है। मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्लाइटली इंक्रीज होता है, इतना ज्यादा महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज नहीं होता है कि वो इस प्रेगनेंसी को मेंटेन रख सके। तो नेचर ने दोनों ही अल्टरनेट हमें दे रखा है, एक तो बीटा एचसीजी हार्मोन 3 महीने तक तो ये मेंटेन रखेगा, फिर उसके बाद भी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो अपना लेवल बढ़ाता है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है, और जैसे उसका लेवल बढ़ता है बीटा एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होना बंद कर देता है, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है कि महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन भी निकलना शुरू होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन वर्क होता है, जो मेमरी ग्लैंड होती है, जो महिलाएं दूध बनता है महिलाओं में, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के थ्रू ही बनता है, ठीक है। अब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है 9 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम कौन करे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही रखता है। इनिशियल ऐसी महिलाएं जो बोलती हैं कि उनका बार बार वो कंसीव करती है, मिसकैरेज हो जाता है, 1 महीने में 1.5 महीने में उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले तो बीटा एचसीजी का हार्मोन का इंजेक्शन लगवाते हैं। 60,000 आयु के नाम 60,000 आयु का इंजेक्शन आता है, 1 लाख आयु का भी इंजेक्शन आता है, डायरेक्ट आईएम आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हो, ठीक है। वीकली इंजेक्शन लगता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन एसआर, जो प्रोजेस्टेरोन की टेबलेटें होती है 200 मिलीग्राम की, महिलाओं को गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी बात प्रेगनेंसी मेंटेन रखने की, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो बीटा एचसीजी हार्मोन और एक
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जरूरी होता है, ठीक है, जो वर्क करता है मेमरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से निकलता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अब ये जो बच्चा बना है, ये बच्चा धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करेगा। जैसे जैसे ग्रो करता जाता है, इसका ये एमनियोटिक सेल भी बढ़ेगा और ये जो बच्चे का साइज है, बच्चे का साइज भी बढ़ता जाता है। अब डिमांड बढ़ी है तो महिला को न्यूट्रिशन की भी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा उसका न्यूट्रिशन ले रहा है तो महिलाओं को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला न्यूट्रिशन आता है बेटा फोलिक एसिड। जो फोलिक एसिड होता है ये हर महिला को दिया जाना चाहिए। अगर कोई महिला फोलिक एसिड की कमी है तो उसके बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अराइज हो सकता है, जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी। एनटीडी किसकी कमी की वजह से होता है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। बच्चे का मस्तिष्क जो मानसिक विकास है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। उनका जो ब्रेन होता है, ब्रेन अच्छे से डेवलपमेंट होगा, अच्छे से डेवलप होगा ब्रेन। और इसके जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब किस न्यूरल ट्यूब में क्या क्या आता है? ब्रेन और बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड पूरा न्यूरल ट्यूब का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो महिला को सबसे एसेंशियल क्या होता है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के बाद में महिला को आयरन की जरूरत होती है। आयरन की जरूरत होती है क्योंकि उसको खून की कमी से बचाने के लिए अक्सर महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है 9 महीने आते आते उनके अंदर खून का जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए बस आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेटें प्रोवाइड कराते हैं। और महिलाओं को अपन बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। जितना ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेगी उतना ही ज्यादा बच्चा हेल्दी पैदा होगा, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे एमनियोटिक सेक के अंदर है, तो एमनियोटिक सेक में क्या पाया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये कहाँ से आता है? एमनियोटिक फ्लूइड बनता है धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा होता है। फ्लूइड कहाँ से जा रहा है? मदर से बच्चे के बॉडी में जा रहा है, यूरिन जा रहा है, ठीक है। यूरिन ब्लड के साथ में बच्चे के फ्लूइड भी जाता है, वाटर भी जाता है। तो बच्चा क्या करता है? यूरिन के थ्रू अपना फ्लूइड इकट्ठा करता है, यूरिन पास आउट करता रहता है। इस यूरिन के अंदर क्या है? ये नॉन इन्फेक्टिव यूरिन होता है बेटा। क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार का पैथोजेंस नहीं पाया जाता, क्योंकि क्या हो रहा है? ये किससे बन रहा है? मदर की प्लाज्मा से बन रहा है। मदर का ब्लड यहाँ पे जा रहा है, मदर के ब्लड के साथ में प्लाज्मा के साथ में वाटर भी जा रहा है ना, तो ये प्यूरिफाइड होता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है। तो बच्चा यूरिन पास आउट करता है और यूरिन पास आउट करके इस फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे महिला जितना ज्यादा पानी पिएगी उतना ही ज्यादा पानी उसके ब्लड में जाएगा, जितना ज्यादा ब्लड में जाएगा ब्लड के थ्रू वो बच्चे के अंदर जाएगा, बच्चा उतना ही ज्यादा यूरिन को पास आउट करता है। और इस यूरिन का एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ये एक प्रकार का बेटा समंदर होता है, ठीक है। हमारी जर्नी एक समुद्र से ही स्टार्ट होती है। इस टाइम पर जो न्यूबॉर्न बेबी फीटस होता है, फीटस के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, जो रेस्पिरेशन होता है वो भी काम नहीं करता है, ठीक है। जो बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो 37 वीक पर उसकी बॉडी में सर्फेक्टेंट बनना शुरू होता है। 37 वीक पे सर्फेक्टेंट बनता है। सर्फेक्टेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो नेचर ने हमें दिया है हमारे लंग्स को मैच्योर करने के लिए। हमारे लंग्स इस टाइम पे धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और जब डिलीवरी होती है तो जब बच्चा पहली बार इनहेल करता है तो उसके लंग्स क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं। पहली बार जब अपन किसी भी गुब्बारे को, जो पिचका हुआ गुब्बारा होता है, चिपका हुआ गुब्बारा होता है, तो अपन उसको जब फुलाते हैं, जोर लगा के फुलाते हैं तो वो एक्सपांड होता है, तो एक अजीब सी आवाज आती है ना, फटके। तो जो बच्चे के जो लंग्स होते हैं, जब वो पहले ब्रीथ देता है तो उसके लंग्स एक्सपांड होते हैं। जैसे ही उसके लंग्स एक्सपांड होते हैं तो बच्चे को सीवियर चेस्ट पेन होता है। सीवियर चेस्ट पेन होता है जिसकी वजह से बच्चा क्राई करता है।
ठीक है। और क्राई कराते हैं, क्राई क्यों कराते हैं? ताकि बच्चे का जो एब्गार स्कोर, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एब्गार स्कोर के अंदर बच्चे की वेल बीइंगनेस को हम असेस करते हैं। अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, बच्चा अच्छे से रेस्पिरेशन ले रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम बच्चे के रेस्पिरेशन को अपन देख सकते हैं। तो ये पीरियड था आपका इंट्रा-यूट्राइन पीरियड। और अब इंट्रा-यूट्राइन पीरियड के अंदर मैंने कुछ आपको बताया था कि एक्स्ट्रा-यूट्राइन पीरियड के अंदर नियोनेटल पीरियड बताया था। नियोनेटल पीरियड को भी दो प्रकार से हमने बांटा था। नियोनेटल पीरियड को अपन ने दो प्रकार से बांटा था। पहला था आपका अर्ली नियोनेट होता है आपका 0 से लेकर 7 डेज का, ठीक है। जो लेट नियोनेट होता है आपका 7 डेज से लेकर 28 डेज का। 28 डेज मतलब नियोनेट आप कह सकते हो 0 से लेकर 28 दिन के बच्चे को अपन नियोनेट बोलते हैं। और इस नियोनेट की केयर करने की जो यूनिट होती है, इसको बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। क्या बोलते हैं अपने? नियोनेटोलॉजी, ठीक है। हम नियोनेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि बच्चे का एब्गार स्कोर क्या होता है, बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चे के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, बच्चे के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बच्चे को कब क्या ओपीवी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नियोनेटल पीरियड के बाद में आता है फिर इन्फेंट होता है आपका 28 दिन से लेकर 1 साल तक का बच्चा, जिसको अपन ने नाम दिया है इन्फेंट। फिर आता है इन्फेंट के बाद में टोडलर बोलते हैं 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को अपन टोडलर बोलते हैं। देन आता है आपका प्री स्कूलर बोलते हैं अपन 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को प्री स्कूलर बोलते हैं। देन आता है स्कूलर मतलब स्कूल एज, बच्चा स्कूल एज में, यहाँ पे भी स्कूल एज में जा रहा है बच्चा, ठीक है, लेकिन कहाँ पे जाता है? नॉर्मली अपने घर में या फिर आंगनबाड़ी वगैरह में जाकर वो सीखता है। फिर स्कूलर एज में वो स्कूल एज में जाता है, वहां से अपने नए कलीग्स बनाता है, ठीक है। 6 से लेकर 12 साल की जो एज होती है इसको अपन ने स्कूलर एज बोला। देन आता है आपका एडोलेसेंस को मैंने बताया था आपको, अर्ली एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। जो अर्ली एडोलेसेंस होते हैं वो होते हैं 12 से लेकर 18 साल तक के, और फिर ये लेट के अंदर 18 से लेकर 25 साल तक के जो लोग होते हैं वो लेट एडोलेसेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आता है आपका एडल्टहुड के बाद में ओल्ड एज इंक्लूड होता है। ये मैंने पूरा अभी आपको समरी बताई है कि एक बच्चा कैसे बनता है और बच्चे का फीटल पीरियड से लेकर उसका एक्स्ट्रा यूट्राइन पीरियड तक क्या क्या डेवलपमेंट होता जाता है।